अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। ये पहला व्लॉग है इस नए साल का, तो आप सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत नया साल मुबारक हो, बहुत सी दुआओं के साथ। और ख़ास तौर पर इस दुआ के साथ कि ये जो नया साल है ये हम सब के लिए तरक्की, खुशहाली, अमन और इस्तेहकाम लेकर आए। और जो एक मायूसी है पाकिस्तानियों के अंदर ख़ास तौर पर, उस मायूसी का ख़ात्मा हो सके। तमाम जो नाहक कैद असीरान हैं उनकी रिहाइयाँ हो सकें और मुल्क जो है वो सही समत पे गामजन हो सके। अब सच्ची बात यह है कि ये हम दुआ तो कर सकते हैं, हम उम्मीद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको कहें कि ऐसा होता नज़र आ रहा है इसका इम्कान, तो फ़िलहाल माज़रत के साथ इसका इम्कान नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ख्वाहिश को ख़बर बनाएं। ख्वाहिश ये बिल्कुल हमारी हो सकती है कि जो एक जुल्म और जबर का, फस्तायत का दौर है ये ख़त्म हो। मैं तो कहती हूँ कि सुबह तुलू होने से पहले ये ख़त्म हो, लेकिन बात ये है कि बात सिर्फ दुआओं से नहीं बनती, ज़ाहिरी सी बात है। इसके लिए तो जब एक तो ये कि ज़ाहिर अल्लाह की तरफ से जो वक्त मुकर्रर है उसी पर काम होता है, और दूसरी बात ये कि खुद भी कुछ एफर्ट करना पड़ती है। लेकिन इस वक्त जो हालात और ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो ये बता रही हैं कि फ़िलहाल 2026 भी 2025 से अनफॉर्चुनेटली कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ दिखाई नहीं दे रहा। और मुझे नहीं लगता कि इस साल में भी कोई बहुत बड़ी तब्दीलियां जो हैं वो रूनुमा हों। वैसे तो पाकिस्तानी सियासत का तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, एक दो हफ्ते या एक आध महीना इसमें बाज़-औक़ात एकदम काया पलट जाती है, तो यू नेवर नो। लेकिन इस वक्त की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक तो ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही जिससे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद की किरणें रोशन हों। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मायूसी जो है वो तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला मुल्क के लिए बेहतर हालात रखे। ख़ास तौर पर आज बात करेंगे नए साल के मौके के ऊपर इस कैदी के लिए जो कि इस वक्त जेल में मुक़य्यद है, और ना जाने उसको किसी ने नए साल की मुबारक भी दी है या नहीं, क्योंकि उससे ना तो किसी की मुलाकात हो रही है, ना किसी की गुफ्तगू हो रही है। तो इमरान खान साहब के नाम 2025 रहा, और 2026 में भी सियासी शख्सियात में सबसे ज़्यादा अगर कोई रेलेवेंट रहेगा तो नज़र यही आता है कि वो इमरान खान ही होगा। पूरी जो सियासत है पाकिस्तान की वो उसने अपनी मुट्ठी में कर रखी है, और बाकी तमाम सियासतदान जो हैं वो बिल्कुल इर्रेलेवेंट महसूस होते हैं। दूसरी अहम शख्सियत जो है वो ज़ाहिर फील्ड मार्शल साहब की है, जिन्होंने 2025 में ख़ुद को खासा मजबूत साबित किया है। लेकिन 2026 में क्या सूरत हाल होगी इसके लिए अब देखते हैं मामलात। लेकिन हम तो ये समझते हैं कि जो भी हो वो पाकिस्तान के मफाद में होना चाहिए। फील्ड मार्शल साहब ने वैसे NDU यूनिवर्सिटी में कुछ शुरका से खिताब भी किया है, और उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया है कि पाकिस्तान जो है उसके दिफा के लिए किसी भी किस्म का कोई समझौता, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। पहले से बढ़कर पाकिस्तान का दिफा किया जाएगा, और पाकिस्तान के दिफा के लिए तो जो उन्होंने अपने अज़्म का इजहार किया सो किया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने सोशल मीडिया के जो प्रोपेगेंडा है उसके ऊपर भी बात की, और कहा कि सिविल सोसाइटी इसका भरपूर जवाब दे। तो ये भी उनका जो था वो एक उसमें अंदर अहम नुक्ता था, जो कि फिर इस बात की गमाजी करता है कि सबसे ज़्यादा जो इस वक्त कोई चीज़ फोकस में है वो सोशल मीडिया नज़र आता है। इस वक्त जो जिस चीज़ से बहुत बड़ा, जिसको एक चैलेंज समझा जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो सोशल मीडिया है। और यही वजह है कि कोई भी तकरीब हो, कोई भी गुफ्तगू हो, तो इसके ज़िक्र के बगैर जो है वो मुकम्मल नहीं होती। तो ये है कि सोशल मीडिया जो है, क्या वो अपनी कोई पॉलिसी चेंज करने वाला है? बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आता, क्योंकि सोशल मीडिया किसी एक शख्स के कहने पे पॉलिसी ना तो बदल रहा है और ना ही उसके मुताबिक चल रहा है। सोशल मीडिया हर किसी की अपनी आवाज़ है, और उस आवाज़ में जो कोई महसूस करता है वो अपनी बात करता है। और उस आवाज़ में ज़्यादातर जो आवाज़ है वो एक तरह की जब उठती है तो हम कहते हैं कि शायद ये कोई ओवरऑल एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, जबकि इसमें बहुत सा हाथ जो है वो नेचुरल लोगों का है, जो कि वॉलंटरीली काम करते हैं, या आम शहरी और कुछ भी सोचते और महसूस करते हैं उसके ऊपर अपना एक रिएक्शन देते हैं। तो बहरहाल जी, ये सिलसिला जो है 2025 में भी जारी रहा, एक तनाव, कशमकश, और इसी किस्म का 2026 का आगाज़ हुआ है। और जैसे मैंने कहा कि वैसे हम बाहर के मुल्कों के देखते हैं जो मनाजिर, कि जब न्यू ईयर स्टार्ट होता है तो कितनी लोग सेलिब्रेशंस करते हैं, आतिशबाजियाँ होती हैं, इकट्ठे होते हैं लोग, मुबारकबादें देते हैं, मीठा बनता है, वगैरह वगैरह।
तो ये तमाम चीज़ें, उनकी खुशियाँ देख के ये एहसास होता है कि भाई न्यू ईयर तो ये मनाते हैं, हमारे लिए तो वही हालात व वाक़यात रहते हैं, वही हमारे महंगाई के रोने हैं, वही हमारे लाक़ानूनियत के रोने हैं, वही ज़ुल्म और जबर का दौरा है, वही एक हमें मायूसी और अंधेरा दिखाई देता है। लेकिन फिर हर नए साल के साथ बंदा एक नई उम्मीद बाँध लेता है। इसके साथ-साथ एक रेज़ोल्यूशन भी बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है कि जब आप नया साल शुरू होता है तो आप खुद से कुछ वादे करते हैं कि जी आपने इस नए साल में क्या काम करने हैं। तो मैंने तो ये सोच रखा है कि 2025 में भी मैंने जो एक कोशिश की अपने तौर पर, जितनी मेरी एक बहुत ही मध्यम सी, बहुत ही कमज़ोर सी, बहुत ही नातवा सी आवाज़ है, मेरी कोशिश तो 2025 में भी यही थी कि चाहे मुश्किलात भी आईं उसकी वजह से, चाहे जो भी आपको कुछ फ़ेस करना पड़े, लेकिन हक़ और सच का जो अलम है, अगर वो उठाया है तो उसको थामे रखना है, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जो उसूल की बात है वो उसूल के मुताबिक कहनी है, और जहाँ कहीं ऐसा लगे कि ज़ुल्म हो रहा है तो वहाँ पे ख़ामोश नहीं रहना। तो ये 2025 की भी रेज़ोल्यूशन थी, और मुझे उम्मीद है कि मैंने इस रेज़ोल्यूशन को पूरा किया है। आपने इसके ऊपर जो है वो अपनी राय ज़रूर देनी है कमेंट में कि क्या आपको हमने मायूस किया इस पूरे साल में, या फिर जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक काम हुआ। और 2026 के लिए भी मैंने यही सोच रखा है कि जो भी है, जिस तरह के भी हालात हैं, बहरहाल हमारी एक कमिटमेंट है अपने काम से भी, इस मुल्क से भी, और इस सारे यानी आप कह लें कि इस पूरे मुल्क के अवाम से भी, कि हमने अपना काम यही करना है कि कम से कम हम और कुछ नहीं तो कम से कम हरफ़े सच ज़रूर कहेंगे, हरफ़े हक़ ज़रूर कहेंगे। तो ये इंशाअल्लाह देखते हैं कि अल्लाह ताला हमें कितनी तौफ़ीक देते हैं। अच्छा जी, अब ज़रा पॉलिटिकल ख़बरों की तरफ आने से पहले आखिरी बात एक ज़रूर कर लूँ कि मैं नोटिस ही कर रही थी कि आमतौर पर जो न्यू ईयर नाइट होती है उसके लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर कुछ सेलिब्रेशंस का एहतमाम किया जाता है, और हुकूमती सतह पर भी बाज़ औक़ात होता है। लेकिन मैं अभी नोट ये कर रही थी कि फिर मैं वैसे मायूसी की बात ही बता रही हूँ, लेकिन ये सच है कि लोगों की जो इस वक्त एक तो ओवरऑल परेशानियों की वजह से जो एक आपका टाइम गुजर रहा है, उसमें एक ओवरऑल एक डिसअपॉइंटमेंट और एक बददिली सी है, तो उसकी वजह से भी लोग उस तरह से सेलिब्रेशंस करते नज़र नहीं आते। अच्छा जी, अब जो पॉलिटिकल ख़बरों की बात करें तो इसमें 2-3 अहम ख़बरें हैं। एक तो जी शफ़ी जान के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी, जिसकी मैंने पिछले व्लॉग में भी बात की, और उसके बाद जो कच्चा चट्टा कुला पूरा सोशल मीडिया जो है पुरानी पीएमएलएन की वीडियोस से भर गया, जिसमें वो बहुत ही एक खौफनाक और बहुत ही घटिया बेहुदा गुफ्तगू करते रहे मुख्तलिफ मौक़ों पर उनके मुख्तलिफ रहनुमा। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो रिपीट हो रही थी, और एक अजीब फिर ऐसा लग रहा था कि सोशल मीडिया जो है वो गंद से भर गया है। लेकिन अच्छी जो एक इसमें पॉजिटिव चीज़ हुई वो ये कि शफ़ी जान ने अपने जो उनके अल्फाज थे अस्मा बुखारी साहिबा से मुतालिक, उनके ऊपर जो है उन्होंने माजरत कर ली है। उन्होंने 92 के प्रोग्राम में ये बात कही कि ये एक हीट ऑफ द मोमेंट उनका रिएक्शन था, लेकिन अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो वो इस पे माजरत ख़्वाह है। मेरा ख़्याल है कि उन्होंने एक अच्छा जेस्चर दिया है, और ये बिल्कुल पॉजिटिव बात है। वैसे तो उनके जो कमेंट्स थे वो रिएक्शन में ही थे, अगर अस्मा बुखारी की तरफ से बात ना होती तो मुमकिन है कि उन्होंने ये कमेंट्स ना किए होते। तो ये रिएक्शन वाले कमेंट्स ही थे, लेकिन जवाब फिर वही है कि ज़रूरी नहीं कि अगर कोई घटियापन का मुज़ाहरा करे तो आप भी उसके लेवल पर जाएँ। तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और इस पे उन्होंने माजरत भी कर ली है। लेकिन क्या अब इस मौके के ऊपर अस्मा बुखारी साहिबा इतने ज़र्फ़ का मुज़ाहरा करेंगी कि वो भी अपने अल्फाज पर माजरत कर लें या अपने अल्फाज वापस ले लें कि उन्होंने भी गलत तौर पर ऐसे कहा? कतई नहीं करेंगी, हो ही नहीं सकता। बल्कि मुझे लगता है कि अगली दफ़ा वो इससे भी बढ़कर कोई बात कहेंगी बिलो द बेल्ट, ताकि मज़ीद कोई रिएक्शन आए। क्योंकि देखिए आज मैं बड़ी अच्छी ये बात देख रही थी, हबीब अकरम साहब का इस पे एनालिसिस था कि ये तो चाहते हैं कि इनको रेलेवेंट रखा जाए, तो ये बाज़ औक़ात जानबूझकर भी इस तरह की जो इन्होंने निशाने पर लिया हुआ है अपने ये केपी के वज़रा को, तो इसमें बेसिकली वो उसका मकसद भी ये लगता है कि वो जवाब दें, इनसे इंगेज करें और इनको भी कहीं कोई रेलेवेंस मिले। तो ये बात बड़ी दुरुस्त है कि दिन भर जो शफ़ी जान और इनकी जवाबुल जवाब चलता रहा, उसकी वजह से आप देखें कि वो बिला वजह एक रेलेवेंस मिली हुई थी, वरना अदरवाइज़ तो इन लोगों को या इन लोगों को कोई डिस्कस भी नहीं कर रहा होता कि इनके क्या मामला चल रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इस चीज़ को
پی ٹی آئی کو سمجھداری سے ٹیکل کرنا چاہیے کہ اگر یہ کوئی اس طرح کی چیز کریں بھی کہ جہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ جی جواب دے کر ان کو، ویسے بھی ان کو جواب دے کے فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ غلط جواب دیں گے تو اس سے کیا یہ اگلی دفعہ چپ ہو جائیں گے اور اگلی دفعہ ایسی بات نہیں کریں گے، وہ اگلی دفعہ اس سے بھی بڑھ کر ایسی بات کریں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس چیز کا جواب ہی نہ دیں، وہ خود بخود چیز جو ہے وہ اگنور ہو جائے گی. اور اگر جواب دیں بھی تو سخت ضرور دیں لیکن بلو دا بیلٹ نہ دیں. تو میرے خیال سے یہ بہترین اسٹریٹجی ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کے لیے. لیکن بہرحال شفیع جان نے یہ اچھا ایک جسچر دیا کہ انہوں نے اس پہ معذرت کر لیا ہے. اب دوسری طرف جو اڈیالہ ہے وہاں پر جمعرات کا دن ہے اور عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی جو ایک لسٹ ہے رہنماؤں کی وہ بھیج دی گئی ہے. عمومی طور پر ہم پچھلے دنوں سے دیکھ رہے تھے کہ منگل والے دن اگر علیمہ خان صاحبہ دھرنا دیتی ہیں، وہ آتی ہیں، تو تھرسڈے کو سہیل آفریدی صاحب آیا کرتے تھے اور وہ آ کر کچھ دیر یہاں پہ اسپینڈ بھی کرتے تھے. لیکن ملاقات تو ان کی نہیں ہوئی. 10 مرتبہ کنزیکٹیو وہ تھرسڈے کو آئے ہیں لیکن ان کی ملاقات نہیں ہوئی. تو پچھلی 2 تھرسڈے کو وہ نہیں آئے. اور پچھلی دفعہ تو یہی بتایا جا رہا تھا کہ فرائیڈے کو انہوں نے چونکہ دورہ رکھا ہوا تھا لاہور کا، تو ظاہر ہے اس کی کچھ تیاری ویاری میں لگے ہوں گے تو وہ نہیں اس طرف آئے. لیکن اس سے پہلے بھی 1 ہفتہ پہلے بھی وہ نہیں آ سکے تھے. جب سہیل آفریدی نے یہاں پہ لاہور میں اینکر سے ملاقات کی تو میں نے ان سے یہ سوال بھی کیا کہ تھرسڈے کو آپ آخر 2 ہفتوں سے نہیں جا رہے، تو کیا آپ مایوس ہو چکے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ فائدہ تو ہے نہیں جانے کا، تو چلو بھائی کچھ اور ہی کام نمٹا لیا جائے. تو کیا وجہ ہے اس کی کہ اب آپ اس طرح سے تھرسڈے کو ریگولر نہیں جا رہے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ویسے انہوں نے اس پہ جواب دیا، میں کوئی اتنی سیٹسفائیڈ نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ جی پارٹی نے بس نام نہیں ڈالا، میں نے آگے لاہور بھی آنا تھا، تو اس طرح سے کر کے انہوں نے بتایا. لیکن پارٹی نام نہ ڈالے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اگر چیف منسٹر نے آنا چاہ رہے ہوں تو ظاہری سی بات ہے پارٹی کیوں منع کرے گی. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ پلان اس طرح سے کیا ہوگا کہ جی ہم نے چونکہ دورے پہ جانا ہے تو ہم بعد میں دیکھیں گے. اور اس دفعہ پھر جو ابھی یعنی آج جمعرات ہے تو اس کے لیے پھر جو لسٹ بھیجی گئی اس میں سہیل آفریدی کا نام موجود نہیں ہے. اور کچھ لوگوں کا نام ہے جو کہ اتنے کوئی خاص پرومیننٹ لوگ نہیں ہیں. بہت سو کو تو میں شاید جانتی بھی نہیں ہوں. جمال احسن صاحب ہیں، ڈاکٹر امجد ہیں، صبغت اللہ صاحب ہیں، شعیب اوان صاحب ہیں، اقبال خٹک صاحب ہیں. تو یہ کچھ لوگوں کے نام ضرور اس میں لسٹ میں ڈالے گئے ہیں. اور وجہ بھی شاید یہی ہے کہ جب پتہ ہے انہیں کہ کسی نے ملوانا ہی نہیں ہے تو بس ایک خانہ پوری کی لسٹ بھیج دی جاتی ہے، تو وہ اس طرح سے انہوں نے کر دیا ہے. لیکن سہیل آفریدی کا نام بہرحال اس میں موجود نہیں ہے. اب مجھے اس کی یہ سمجھ آتی ہے اپنے طور پر کہ سہیل آفریدی صاحب چونکہ ابھی پچھلے 3-4 دن آپ کو پتہ ہے کہ شہر سے پشاور سے باہر تھے اور جمعے والے دن وہ گئے تھے اور منڈے تک بھی وہ اسلام آباد میں موجود تھے. تو اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ اب وہ واپس پشاور پہنچے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو 3-4 دن کا ان کا گیپ تھا اس کے بھی معاملات تھے. اور پھر آگے بھی آنورڈز انہوں نے اگلے کوئی میرا خیال ہے 2 ہفتوں کے بعد ان کا پلان ہے کہ کراچی کا دورہ کرنا ہے، سندھ کی طرف وہ لوگ جا رہے ہیں. تو اس کے لیے بھی انہیں تیاری بھی کرنی ہے اور انہوں نے اس سے پہلے ظاہر ہے کچھ صوبے کے معاملات بھی نمٹانے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس لیے بھی انہوں نے اس تھرسڈے کو یہ دورہ نہیں رکھا کہ ملاقات تو ہونی نہیں ہے، پورا دن بھی جائے گا اس میں آنے جانے میں. تو اس لیے انہوں نے اس کو اوائڈ کیا ہے تھرسڈے کو، اور اس پہ وہ میرا خیال ہے کہ اپنے صوبے میں ہی موجود ہوں گے. باقی پھر اگلے ویک میں دیکھیں گے کہ وہ جاتے ہیں یا نہیں، لیکن شاید اس کی یہی وجہ سمجھ میں ایک آ رہی ہے. تو بہرحال جی سہیل آفریدی صاحب تھرسڈے کو نہیں جا رہے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب سے جڑی ایک خبر یہ بھی ہے کہ فیض حمید صاحب، جن کے بارے میں یہ بہت زیادہ پریڈکشنز کی جا رہی تھی کہ وہ عمران خان کے خلاف کوئی وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے، خود انصار عباسی صاحب نے ہی ان تمام خبروں میں سے ہوا نکال دی ہے. اور ان کا یہ بتانا ہے کہ ان کے لائر کے توسط سے جو بات ہوئی ہے کہ دا نیوز سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کنفرم کیا ہے کہ جو آپ کے فیض حمید صاحب ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی سرکاری گواہ نہیں بن رہے، نہ وہ ان کے خلاف کوئی بیان دے رہے ہیں. اور جو یہ بات حکومتی وزراء کہہ رہے تھے کہ جی پورا 9 مئی اس وجہ سے عمران خان پہ ڈال دیا جائے گا اور ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا، کیونکہ جی جنرل فیض حمید یہ بتا دیں گے کہ انہوں نے تو فوج کے خلاف بغاوت کی سازش کی تھی، تو لہٰذا وہ پورا اس کو جو ہے وہ نیکسس بنا کے بتا یہ رہے تھے کہ جی وہ ملٹری ٹرائل کی طرف معاملہ لے جایا جائے گا. لیکن آج اس ساری خبر میں سے تو ہوا نکل جاتی ہے اگر یہ بات واقعی اسی طرح ہی ہے کہ فیض حمید عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں کرے. لیکن دوسری طرف منیف فاروق صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایگزیکٹلی اس طرح تو نہیں ہے کہ کوئی پورے مکمل ایک گواہ بن کے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن ان کی سٹیٹمنٹ سے کچھ نہ کچھ ایسا اخذ کر لیا جائے گا کہ آٹومیٹکلی اس کو جوڑ دیا جائے گا
इमरान खान साहब के मामलात से, और यूं इस का जो खमियाजा है वो इमरान खान साहब को भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये सब बहुत तेज़ी से नहीं होगा। तो मुनीर फारूक साहब का जो इसके ऊपर तज्जिया था वो कुछ यूं था। अच्छा, अब इसके ऊपर ये वैसे अजीब बात है कि यानी अगर वो नहीं भी खड़े हो रहे गवाह बन के उनके खिलाफ, तो तब भी उनकी बातों को ज़बरदस्ती उसमें से निकाला जाएगा, ऐसा मतलब कि जनाब किसी तरह उसको इमरान खान साहब से नत्थी कर दिया जाए। तो ये इस तरह आगे बताना, और उस ये खुद ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस तरह के जो मुकदमात फिर बनेंगे तो उनकी वैल्यू क्या होगी, कि जिसमें खुद ही आपके तज्जियाकारी बता रहे हैं कि जनाब वो तो नहीं ऐसा कुछ कह रहे, लेकिन उनकी बातों में से मतलब ऐसा ही निकाला जाएगा। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने सेहतमंद किस्म के मुकदमात होंगे जो इमरान खान साहब पे बनेंगे। और अनफॉर्चुनेटली पहले भी जो बने हैं उसमें भी यही हमने कुछ देखा है कि जब वो हाई कोर्ट में गए तो वो स्टे ही नहीं कर पाए और बरीयतें हुई, और उसके बाद हिम्मत ही नहीं हो रही कि हाई कोर्ट में वो मुकदमात लगाए जाएं। तो पूरा साल गुजरने के बावजूद भी सज़ाओं वाले मुकदमात नहीं लगाए गए। सज़ाएँ उन मुकदमात में दी गई हैं कि जो अडयाला की चार दीवारी में समाते हुई हैं, जिसमें आइन और कानून को बुरी तरह से मसलते हुए किसी भी वक्त कहीं से भी कोई भी तरीका इख्तियार करके और बिला वजह ज़बरदस्ती सज़ाएं सुना दी गई। ना किसी को कानो कान खबर है कि भाई किस तरह के ट्रायल हुए और क्या कुछ हुआ। तो ये जो सारी कहानी है, इससे पता ये चलता है कि ये मुकदमात जो हैं ये बराह रास्त सिर्फ़ और सिर्फ सबक सिखाने के लिए, इमरान खान साहब को जेल में रखने के लिए बहाना है, और इनमें कोई आपको ऐसी सदाकत नज़र नहीं आती, कोई ऐसी सबूत नज़र नहीं आते, कोई ऐसी कन्विक्शन नज़र नहीं आती इमरान खान साहब की जिससे ये साबित हो कि उन्होंने वाकई कोई जराइम किए थे। तो अब ये सारा जो खेल है ये बीच चौराहे में खुल चुका है। लेकिन चूँकि ताकत का एक अपना आप कह लें कि पावरफुल शो है, तो वो शो अभी जारी है, और इस वजह से चाहे कुछ भी सामने एक्सपोज हो रहा है, इसके बावजूद भी फ़िलहाल मामलात तो ऐसे ही चलते नज़र आ रहे हैं। बाकी आज बहुत से जो लोग थे वो पेशगोइयाँ भी यही कर रहे थे कि इमरान खान साहब 2026 में भी निकलते हुए नज़र नहीं आ रहे। और वैसे आजकल पेशगोइयों वालों का भी कमाल है कि ये भी ऐसी पेशगोइयाँ करते हैं जैसे कि इनको सितारे नहीं बल्कि 4 स्टार जो हैं वो कोई पेशगोई बताते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।